हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत हो चुकी है भाई। आज हमारी एवरेज की लास्ट क्लास होने वाली है, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाओ। और कल संडे है, जो भी आपका बैकलॉग बचा हुआ है पिछली क्लासों में, जो भी बचा हुआ है संडे वाले दिन पूरा कर लिया करो, क्योंकि संडे कैसा दिन होता है, आपकी ना क्लासेस बहुत कम होती हैं उस दिन। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा होता है, तो उस टाइम में हमारा जो छूट गया है वो हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के कमेंट पढ़े, कुछ बच्चों के थे कि सर हम पीछे चल रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों मन नहीं कर रहा है भाई पढ़ने का? लाइव में ऐसा क्या होता है जो पीछे चल के पढ़ने में मज़ा नहीं आता है? आप हर क्लास को शेड्यूल बनाओ पीछे से, जरूरी थोड़ी आप लाइव वाले लोगों को पकड़ो। आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाओ, तो उसे सेट करो अपने हिसाब से। अब लाइव क्लास में ऐसा थोड़ी है मैं आपसे नाम ले लेकर या आपके पास बैठा कर आपको समझाता हूँ, सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो आप जैसा लाइव वाले बच्चे चल रहे हैं आप ऐसा पीछे से चलते आओ। क्या होगा, 5, 7, 10, 12 दिन लेट आपके सिलेबस कंप्लीट होगा, कोई नहीं। उसे भी अगर आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो। रात में जब आपका सोने का, जब सबका सोने का टाइम होता है, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा सेट कर लो कि 1.5 घंटा ये मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, तो मैं एक क्लास को एक्स्ट्रा यहाँ पर दूंगा। उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है? हाँ। एक कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज क्लास बहुत लंबी होने वाली है। मतलब ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। मेरे पास हैं 30-32 क्वेश्चन हैं, और देखो कितनी देर में कंप्लीट होते हैं। और 30-32 क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छा लेवल है उनका, कुछ सवालों का तो वास्तव में अच्छा लेवल है। तो जितना मैक्सिमम एसएससी सीजीएल जा सकता है वो लेवल आज कंप्लीट करेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने आपको एवरेज में बहुत सारे सवाल कराए, इसीलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी यहीं से बन जाए। अच्छा, राहुल सर की कल क्लास है, कोई नहीं। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि संडे आपका फ्री है, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता है कंपेरेटिवली अदर डेज के। चलो भाई ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत प्यारा। आज की जो क्लास होने वाली है ना, 80% क्लास कॉन्सेप्चुअल होने वाली है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको आप हवा में उड़ाओगे, यानी कि आपको पेन उठाने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी उसके लिए, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होके आपको कॉन्सेप्ट को सीखना होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और आप एक बार सीख गए ना तो बहुत मजा आने वाला है उस कॉन्सेप्ट से, उस टाइप के सवालों को आपको करने में। एवरेज में बड़े मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं वो। आप मुझे एक बात बताओ, पहले देखूं कि वो अभी पढ़ाना है या बाद में। हाँ, चलो पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। आप मुझे एक बताओ, 4 लोग हैं ए बी सी डी। भाई 4 लोग हैं ए बी सी और डी, इनका जो एवरेज है ना, एवरेज है 20। एवरेज वेट कह लो, एवरेज उम्र कह लो, जो आपका मन करे वो कह लो। एवरेज कितना है? 20। ये एवरेज 20 है, इस बात से आप क्या समझते हो? अब कमेंट करना बंद कर दो बच्चे, क्योंकि अगले 10-15 मिनट में कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूं। मेरा जो फोकस रहेगा वो कंप्लीट इस पे रहेगा, कॉन्सेप्ट पे। तो आपके कमेंट केवल मुझे ही दिखाई देते हैं और मैं अगले 15 मिनट आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, तो बढ़िया है कि आप कमेंट करो ही ना। मैंने आपसे कहा कि 4 लोग हैं ए बी सी डी, एवरेज है 20। इससे आप क्या समझे? इससे समझे एवरेज 20 का मतलब है सर सबके पास औसतन 20-20 है। एग्जैक्ट 20-20 नहीं है, औसतन 20-20। भाई किसी के पास ज्यादा भी हो सकता है, किसी के पास कम, लेकिन अगर मैंने बोल दिया है कि एवरेज 20 है, इसका मतलब कि सबके पास ना औसतन 20-20 है। औसतन, औसत निकालने के बाद सबके पास औसतन 20-20-20-20 हो गया। जैसे दादा भाई नौरोजी ने जो नेशनल इनकम निकाली थी वो 20 रुपए, वो उन्होंने औसतन निकाला था कि सबके पास औसतन 20-20 है। उस टाइम पे जो सबसे अमीर था उसके पास भी 20 रुपए, जो सबसे गरीब था उसके पास भी 20 रुपए, औसतन, है ना? तो यहां भी सबसे ज्यादा वाले के पास भी 20, सबसे कम वाले के पास 20, एक एवरेज 20 है। अब मैं 3 केस आपको पढ़ाऊंगा, 3 क्या कई सारे केस पढ़ेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति आया, ये ग्रुप है एक, ये ग्रुप में इस कमरे में बंद कर देते हैं, यहां एक व्यक्ति की एंट्री हुई है बच्चे, इस साइन का मतलब है एंट्री, और वो व्यक्ति है ई। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 20 ही लेकर आए, या 20 रुपए मान लो, ये 20 रुपए एवरेज है, अगर जो ई व्यक्ति है वो भी 20 रुपए लेकर आए,
तो क्या इनके औसत पर कोई फर्क पड़ेगा? भाई सबके पास 20 रुपए हैं, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। अब इस ग्रुप में एक बंदे की एंट्री हुई ई की, और वो भी 20 रुपए लेकर आया, यहां बैठ गया कहीं 20 रुपए लेकर अपने। क्या इनके एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर वो औसत जितना ही लेकर आ रहा है, क्या इनके एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा? खुद थोड़ा सा फील करो, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 20 रुपए तो ऑलरेडी इनके पास एवरेज थे। ई भी 20 रुपए लेकर आ गया, क्या इनके औसत पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ओके, ये हो गया केस नंबर 1। ऐसे जैसा आप लिखना चाहो ना, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये केस नंबर 1 है कि औसत नो चेंज होगा, एवरेज नो चेंज इन एवरेज, स्टार बना के लिख सकते हो इस केस में। केस नंबर 1, केस नंबर 1 यहां लिख देना, नो चेंज इन एवरेज, औसत में कोई बदलाव नहीं होगा, औसत में कोई बदलाव नहीं होगा। कब? जब सभी का एवरेज 20 था और एक बाहर से बंदा आया, वो भी 20 लेकर आया। तो केस नंबर 1 है, उस केस में कोई बदलाव नहीं होगा, सबके एवरेज में 20 है, 20 ही रहेगा। चाहे एक बंदा 20 लेकर आओ, अगर 100 लोग भी 20 लेकर आए ना, तो भी एवरेज 20 ही रहेगा। एवरेज देखना है कि एवरेज से ज्यादा ला रहे हैं या कम, एवरेज जितना लेकर आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केस नंबर 1 है। चलो केस नंबर 2 देखते हैं, इसको मैं यहां पर एडजस्ट कर देता हूं। केस नंबर 2 देखते हैं। अब सुनना, केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है कि ये 4 लोग हैं, ए बी सी डी। भैया एवरेज कितना है? वही केस दिखा रहा हूं मैं आपको, एवरेज है 20, यानी कि सबके पास ना औसतन 20 20 20 20 है। अब इस ग्रुप में एक बंदे की एंट्री होती है, एक बंदे की एंट्री होती है किसकी? ई की, और वो ना 26 लेकर आ रहा है, वो 26 रुपए लेकर आ रहा है। जैसे ही उसने इसमें एंट्री करी, यहां गार्ड बैठा हुआ था, गार्ड ने ई से पूछा, हाँ भाई कितने रुपए हैं? तो ई ने कहा, भाई मेरे पास तो 26 रुपए हैं। तो गार्ड खुश हो गया, कह रहे ये तो माला माल आदमी है, आओ जी आओ। यानी कि गार्ड खुश क्यों हुआ? क्योंकि जो ई 26 रुपए लेकर आ रहा था, वो इन लोगों के औसत से ज्यादा था, इन लोगों के एवरेज से ज्यादा था। मतलब जैसे ही ई की एंट्री हुई, बच्चे जैसे ही ई की एंट्री हुई, तो ई 20 औसत जितने तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन 6 रुपए इसके पास एक्स्ट्रा हैं। जो इन लोगों का एवरेज था 20, उसके जितने तो ई के पास है ही हैं 20, लेकिन 6 रुपए ज्यादा हैं। अब 6 रुपए सब में बराबर बराबर बटेंगे, सब में बराबर बराबर बटेंगे इन 5 लोगों, कितने? 5 लोगों में। इसको 25 कर लो बच्चे, इसको 25 कर लोगे बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसको ना 25 कर लो। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि ई लेकर आया है 25 रुपए, एवरेज से 5 रुपए ज्यादा है। जो सबका एवरेज था वो तो ई ने उठा के अलग रख दिया कि जितना तुम्हारा सबका एवरेज है ये रखो, मेरे पास 5 रुपए ज्यादा है। और ये 5 रुपए कितने लोगों में बटेंगे? 5 लोगों में, क्योंकि अब इस कमरे में 5 लोग बैठे हैं। तो 5 रुपए जो ई एक्स्ट्रा लेकर आया है वो सब में बटेंगे 5 लोगों में। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 1। और कल ही मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कि अगर प्रत्येक के पास 1 रुपया बढ़ता है, तो भैया एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा? 1 रुपया। यानी कि इसके पास भी +1 हो जाएगा, इसके पास भी +1, इसके पास भी +1, तो 1 2 3 4, और ई के पास भी +1, तो एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा? +1 से। तो जो औसत मेरा 20 था, वो नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा 20 + 1, यानी कि 21। एक कॉन्सेप्ट में फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। मैंने आपसे कहा कि भाई ए बी सी डी 4 लोग थे, एवरेज था 20। ई भाई साहब आए गेट पर 25 रुपए लेकर। गार्ड ने कहा कितने रुपए हैं? उसने कहा 25 रुपए हैं। तो जो सबके जितना एवरेज था, गार्ड ने वो ले लिया उससे,
कि भाई अंदर तो 20 रुपए सबका औसत है, 20 रुपए जमा कर दे यहीं पे, और जो तेरे एक्स्ट्रा रुपए हैं वो ले जा अंदर। तो ई ने 20 रुपए तो गार्ड के पास जमा कर दिए। कितने ज्यादा रुपए थे ई के पास? ई के पास थे 5 रुपए ज्यादा, 5 रुपए ज्यादा थे। अब ये 5 रुपए अंदर जब घुसेगा ना ई, तो सब में बराबर बराबर बांट देगा। कितने लोग थे? 1 2 3 4 तो अंदर थे, एक पांचवा खुद हो जाएगा। तो भैया सब में अगर बराबर बराबर बटेगा तो सबका 1 1 रुपया बढ़ जाएगा। जो सबके पास औसतन 20 था, वो औसत कितना हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा 21। अब मैं जो दो मैंने आपको सिखाए कॉन्सेप्ट, अब मैं इन दोनों को रिपीट करता हूं, फिर इनका अच्छे समझ के फिर तीसरे पे चलेंगे। मैंने कहा एक बंदा बाहर से एंट्री लिए एक ने, और वो औसत जितने ही लेकर आया, तो कोई फर्क औसत पर नहीं पड़ेगा। क्लियर कट दिमाग में। सेकंड केस में मैंने कहा एक बंदा जिसने बाहर से एंट्री करी, अगर वो औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है, अगर वो औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है, तो क्या होगा? तो भैया औसत प्रत्येक का बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो बाद की बात है, लेकिन इतना ध्यान में रखेंगे कि अगर बाहर से आने वाला बंदा औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है, तो उसके आने से औसत बढ़ेगा। इतनी चीज आपको क्लियर है? ओके, ये दो केस क्लियर हुए। चलो केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 बस अब समझ गए मैं कौन से केस की बात करना चाह रहा हूं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है बच्चे? कि यही 4 लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 लोग बैठे हुए हैं, और इनका जो एवरेज है ना वो 20 है। वही केस। अब यहां गार्ड बैठा हुआ है गेट पे, ई ने एंट्री मारी और ई लेकर आया है कितना? ई लेकर आया है 16 रुपए। अब ई 16 रुपए लेकर आया, अब क्या होगा? अब क्या होगा भैया? औसत तो सबका 20 था, सबके पास 20-20 रुपए थे। ये जो कमरा है ना, ये एक ऐसा कमरा है जहां इक्वेलिटी रहती है, समानता रहती है। इस कमरे में जो भी घुस गया समान हो जाएगा, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। ये एक ऐसा कमरा है, इसमें सब बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई कम भी लेकर आ रहा है तो सब उसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके अपने बराबर कर लेंगे। ऐसी दुनिया अगर हो जाए तो क्या कहने। सोचो, आप सोचो अगर ऐसी दुनिया हो जाए कि जहां सब इक्वल हो। मैं बता रहा हूं सर्वाइवल बेकार हो जाएगा। अगर सब इक्वल हो गए ना, तो फिर कौन काम करेगा भाई? आप काम करोगे? मान लो अगर आपके पास कल को 5 करोड़ रुपए दे दें कि भाई सबको बराबर कर दिया, क्या काम करोगे? 5 करोड़ तो मैंने बहुत ज्यादा बात कह दी। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 15 लाख का, अगर वो 15 लाख ही आपके अकाउंट में आ जाए, कल को रात को 12 बजे मैसेज बच जाए कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 15 लाख रुपीज, कल को क्लास नहीं लोगे आप मेरी। अगर मास्टर बाद में लेंगे, क्या जरूरत है क्लास की? तो वही चीज है कि एक ऐसा कमरा है ना जहां सब इक्वल है। कोई कम लेके आ रहा है तो सब अपना अपने में से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको बराबर कर देंगे। कोई ज्यादा लेकर आ रहा है तो भैया वो जितना ज्यादा लेकर आए सबको इक्वल कर देगा वो भी। ये इस कमरे में एंट्री होते ही सब बराबर है। तो जैसे ही ये ई 16 लेकर आया, अब एंट्री तो मिल गई इसको, लेकिन क्या ये 16 लेके बैठेगा? नहीं, ये 16 लेकर नहीं बैठेगा। भैया इसके पास 16 रुपए हैं। अब इनकी शकल देख रहा है ये, अब इन सब की शकल देख रहा है ये, तो ये क्या करेंगे? इसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। इसे ना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, चारों चारों थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना करेंगे वो छोड़ो आप, ये तीसरे केस में छोड़ो, वो हम सवाल के हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये तीसरा केस समझने वाला ये है कि जब ये चारों लोग इसको कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एवरेज 20 से कम होगा कि नहीं? क्या जो औसत होगा वो 20 से कम हो जाएगा? 20 से कम हो जाएगा। भाई ये 16 से बढ़ेगा, और जो इनके पास औसतन 20-20 था, इन्होंने अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, मतलब इनका जो औसत है वो 20 से कम हो गया। कब? जब बाहर से आने वाला बंदा औसत से कम लेकर आ रहा है तो। हाँ, क्रेडिटेड विद, सॉरी
आप मुझे बताओ, अगर वो औसत से कम लेकर आ रहा है तो उसके आने से इन सब ने थोड़ा थोड़ा योगदान किया उसको बराबर करने के लिए, और उसको बराबर कर की जैसे ही किया तो भैया इनका औसत 20 से कम हो जाएगा। तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत सारे सवालों में ये आपको रिपीट करूंगा कि ये मैंने उस टाइम पढ़ाया था कि नहीं, पढ़ाया था कि नहीं। ओके, चलो अब ये 3 केस क्लियर हैं। जो लोग लेट जुड़े हैं ना, वो परेशान मत हो, दोबारा देख लेना क्लास को, क्योंकि क्लास रहेगी तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं मेरी क्लास एग्जैक्ट 7 बज के, मैं सेकंड में भी क्लास शुरू करता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेकंड पर। तो आप लोग टाइम से आया करो। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा नोटिफिकेशन नहीं आता है जी, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, एग्जैक्ट 7 बजे क्लास में आना जरूरी है। डेली आपको न्योता मिले ऐसी उम्मीद मत करो। अब देखो एक केस और देखते हैं, कुछ अलग केस देखते हैं। ये लिखते रहो, मैं कर रहा हूं एवरेज का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार। दो चारों को तो यही दिक्कत है कि सर आप कितना कमा लेते हो। क्यों भाई, नाका डलवाना है मेरे घर, क्या चाह रहे हो? एक ही टी शर्ट पहन के क्लास ले रहा हूँ रोज यार, नागपुर में पढ़ा हूँ 1000 किलोमीटर दूर घर से, एक ही टी शर्ट भी और नहीं है, मंगाई है स्टूडियो से, देखो कब आती है। तो तुम पूछ रहे हो कितना कमा लेते हो। अब सुनो मेरी बात, एक केस देखते हैं। गांव है ये, गांव की कोई पॉपुलेशन है या फिर कोई ग्रुप है, ग्रुप में ना 10 लोग हैं, ग्रुप में 10 लोग हैं। अब 10 लोगों का जो एवरेज है, 10 लोगों के पास जो एवरेज है ना वो 100 रुपए है। 10 लोगों के पास जो एवरेज है ना वो 100 रुपए है औसतन। 10 लोगों के पास औसतन 100 रुपए हैं। 10 लोगों के पास औसतन 100 रुपए हैं। अब हुआ क्या, सुनना, यहां भी 2 केस हैं, ये पार्ट 2 है, केस का पार्ट 2, और यहां भी 2 केस बनेंगे। यहां से कुछ लोगों को मैं एंट्री दूंगा और कुछ लोगों को मैं एग्जिट कराऊंगा। पहला केस पढ़ते हैं एंट्री का, दूसरा केस पढ़ते हैं एग्जिट का, दूसरा केस पढ़ते हैं एग्जिट का। अब मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके यहां पर देखो। मैंने कहा 10 लोग हैं, औसतन है 100 रुपए। अब एंट्री का कोई केस पढ़ते हैं। एंट्री का क्या केस है कि मान लो यहां यहां ना 4 लोग आए हैं या 2 लोग आए हैं, ए और बी। ए और बी की एंट्री हुई है भाई, ए और बी की जो एंट्री हुई है ना, ए जो है वो लेकर आया है 110 रुपए लेके खड़ा है गेट पे, और बी जो है वो 120 रुपए गेट पर लेके खड़ा है। एंट्री के टाइम, एंट्री के टाइम ए जो है वो 110 रुपए लेकर खड़ा है, बी 120 लेकर खड़ा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा इस केस में, औसत बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, बताओ इस केस की आप बात बताओ। पिछले से रिलेट होके है ये। मैंने कहा 10 लोग हैं, औसत 100 रुपए है। जैसे ही ए और बी की एंट्री होती है, ए गेट पे 110 रुपए लेकर खड़ा है, बी गेट पे 120 लेकर खड़ा है। तो क्या इन दोनों की जैसे ही एंट्री होगी, क्या औसत बढ़ेगा या घटेगा? बताओ मुझे। इसकी वजह से, इन दोनों, इस केस की वजह से औसत बढ़ेगा या घटेगा, एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब इतने सारे बच्चे कह रहे हैं इंक्रीज, तो भाई इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है 10 रुपए, ये भी औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है 20 रुपए। तो जैसे ही ये औसत से ज्यादा लेकर आए तो भैया औसत बढ़ जाएगा, औसत बढ़ जाएगा। चलो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा इंक्रीज। चलो इसी एंट्री में ही एक दूसरा केस देखते हैं, एंट्री में ही एक दूसरा केस देखते हैं। ये है ए और ये है बी। ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना मैं आपको, ये रिपीट रिवाइज करने पड़ेंगे आपको। सामने देख के मजा आ रहा होगा, रिवाइज करोगे तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब यहां ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी एंट्री इन्होंने की। ए जो लेके आया है वो लेकर आया है 90 रुपए, और बी जो लेकर आया है वो लेकर आया है 105 रुपए। अब बताओ अब क्या होगा, औसत घटेगा या बढ़ेगा? सोच समझ के बताना। ए जो है गेट पे 90 रुपए लेके खड़ा है,
बी 105। हमारा फोकस एवरेज से रहना चाहिए। एवरेज से कितना ज्यादा है कितना कम है वो बात की बात है कि बढ़ेगा या घटेगा। सोच समझ के बताना इस केस को। एंट्री का ही केस है ये भी भाई। पहला केस था एंट्री का, 110 120 लेकर खड़े थे, पता चला एवरेज बढ़ा। क्यों? क्योंकि ये औसत 100 रुपए, इस पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ। और ऐसा केस मैंने आपको कराया है डेविएशन में। सर ये कितना 10 रुपए ज्यादा लेकर आ रहा है, ये 10 रुपए ज्यादा लेकर आ रहा है भाई 100 से, और ये 20 रुपए ज्यादा लेकर आ रहा है। ओवरऑल तो एवरेज बढ़ा। लेकिन अगर आप इस पे कुर्सी डाल के बैठे हो, आपने इसको देखा 90 को, तो जैसे ही आपने 90 को देखा आपने कहा सर ये तो 10 रुपए कम ले है इसके पास तो, और इसके पास 5 रुपए ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो -10 और +5 मतलब होता है -5। अरे -5 मतलब ये तो घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। एक बच्चा लिख रहा है घटेगा, घटेगा नहीं होता है बच्चे, वो घटेगा होता है ना। तो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये 10 रुपए कम लेकर आ रहा है औसत से, और ये केवल 5 रुपए ज्यादा। तो मैंने जैसे ही नेट इफेक्ट देखा तो -5 मिला। -5 है मतलब औसत घटेगा। ओवरऑल ओवरऑल औसत घटेगा, क्योंकि ये दोनों मिलके औसत से 5 रुपए कम लेकर आ रहे हैं। अब ये क्लास मैंने आपको पढ़ाया। अब आ जाते हैं इस केस पे। इस केस पे आ जाते हैं एग्जिट वाले केस पे। एंट्री के केस क्लियर हैं आपको? दोनों केस अपोजिट होते हैं। एंट्री वाला केस अलग, एग्जिट वाले केस अलग। एंट्री वाले केस आराम से समझ में आए। अब एग्जिट वाले केस देखते हैं। एग्जिट वाले बच्चे ए और बी दो लोग हैं। ये जो है ये 110 रुपए लेकर निकला इस ग्रुप से, ये वाला बंदा 110 रुपए लेकर निकला, और ये वाला 120 लेकर निकला है। अब ये तुक्का मत भिड़ाना, रट्टाफिकेशन वाला तुक्का मत मारना, सोचना कि भाई इन सब का औसत था 100 रुपए, औसतन सबके पास 100 रुपए थे। अब जो बंदे ने एग्जिट ली, ए और बी ने, इसने कहा 100 रुपए लेकर नहीं जाऊंगा। औसत बेशक इसका भी 100 था, जैसे ही ए अंदर था कमरे के इसके पास भी 100 रुपए थे, लेकिन इसने कहा ना 100 रुपए लेकर नहीं जाऊंगा, 110 लेकर जाऊंगा। तो भैया इसने जबरदस्ती 10 रुपए छीन लिए इनसे। एग्जिट वाला केस अलग होता है, ध्यान रखना। यानी कि अगर ये 100 रुपए लेकर ही निकलता ग्रुप से, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ये 10 रुपए ज्यादा लेकर जा रहा है, तो यहां औसत पर क्या फर्क पड़ेगा? औसत पर फर्क पड़ेगा -10 का, क्योंकि ये 100 से ज्यादा लेकर जा रहा है, ये जाने वाला केस है। और ये बी 120 लेकर जा रहा है, जाने वाला केस है, तो ये -20 हो जाएगा, क्योंकि औसत से ज्यादा लेकर जा रहा है। ये जाने वाला केस है, तो हमें देखना है औसत से 100 रुपए ही लेकर जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे यहां ये ज्यादा रुपए लेकर गए हैं। इंक्रीज किस केस में होता है? जो एंट्री करते हैं ज्यादा रुपए लेकर, और जो एग्जिट करते हैं ज्यादा रुपए लेकर, भैया उनकी वजह से तो औसत कम होगा, वो तो खींच के ले जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जो ये क्या नाम है उनके, नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, ये हमारे देश का पैसा लेकर गए हैं या अपना पैसा छोड़? इनका खुद का पैसा भी था भाई, यहां खुद का प्रॉपर्टी भी तो थी, पुश्तैनी जमीन होंगी, प्रॉपर्टी होंगी, ऑफिस होगा, कुछ तो खरीदा होगा, खुद की जमीन भी थी। लेकिन ये उससे, अगर हमारी गवर्नमेंट, अगर मैं ये कहूं इनका खुद का पैसा था, ये बैंक से पैसा लेकर चले गए, तो आप साफ कर लो। गवर्नमेंट कहेगी हम इनकी जमीन ले लेते हैं, और नहीं, इसको भगोड़ा क्यों घोषित किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने उनको भगोड़ा क्यों घोषित किया? क्योंकि भाई जितनी प्रॉपर्टी उनकी थी देश में, उससे ज्यादा पैसा लेकर गए हैं वो। मतलब हमारे देश का पैसा वो लेकर गए हैं ज्यादा। मान लो उनकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की थी, नीरव मोदी की प्रॉपर्टी 100 करोड़ की थी इंडिया में, लेकिन उसने लोन लिया है 500 करोड़ का सपोज, तो 400 करोड़ तो वो ज्यादा ले गया ना हमारे देश का। तो हमें घाटा हुआ है ना 400 करोड़ का नीरव मोदी की वजह से। विजय माल्या की मान लो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इंडिया में, और वो 2000 करोड़ लेकर चला गया हमारे देश से। क्या उस विजय माल्या की वजह से हमारे देश को 1000 करोड़ का नुकसान नहीं हो गया?
तो भैया वहां घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां अगर ये ए और बी, ये विजय माल्या, ये नीरव मोदी, अगर ये औसतन 100 रुपए लेकर हमारे देश में थे, लेकिन विजय माल्या 110 लेकर गया है, नीरव मोदी 120 लेकर गया है, तो क्या विजय माल्या की वजह से 10 रुपए का नुकसान हो गया? क्या नीरव मोदी की वजह से 20 रुपए का नुकसान हो गया? तो जब एग्जिट होती है और वो ज्यादा लेकर जाता है तो भैया नेगेटिव साइन लग जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड केस पे। इसका सेकंड केस क्या है? इसका सेकंड केस है कि मान लो कि भाई ये एग्जिट करके गए हैं, ये 80 रुपए लेकर गया है और ये 70 रुपए लेकर गया है। अब ये बस लास्ट केस है, फिर सवालों की तरफ चलूंगा। एक एक सवाल क्लियर है आपको, एक एक सवाल क्लियर है। दानिश अहमद कह रहे हैं बेस्ट एग्जाम्पल। समझ में आना चाहिए, बेस्ट वस्ट कुछ नहीं होता है, आपको क्लियर रहना चाहिए बस चीजें। भाई देखो, ये दो बंदे हैं हमारे देश में, इनके पास थे 100 रुपए। अब ए 80 रुपए लेकर गया, इसका मतलब अगर वो 80 रुपए लेकर गया है तो 20 रुपए छोड़ गया अपने यहां पर, 20 रुपए छोड़ गया। ये इसके जाने की वजह से 20 रुपए छोड़ गया, तो भैया हमारे देश में 20 रुपए बढ़ जाएंगे। बी 70 रुपए ही लेकर गया है, ये अपने 30 रुपए छोड़ गया, तो इसकी वजह से प्लस का 30। यानी कि जब जाने वाले लोग औसत से कम लेकर जा रहे हैं, वो बड़े दयालु आदमी है, मैग्नानिमस है। मैग्नानिमस क्या होता है? दयालु होता है ना, तो बड़े मैग्नानिमस टाइप के आदमी हैं, तो ये अपना अपना कुछ पैसा छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एवरेज बढ़ जाएगा ग्रुप का। तो ये चारों केस क्लियर हैं आपको। मैं कह रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह रहा हूं एक एक पेज की कैलकुलेशन को 4-4 लाइन में खत्म कर देंगे ये आपके, 4-4 लाइन में। और आप देखेंगे अभी, और हो सकता है वो सवाल आपने पहले सॉल्व किए हों, लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट से उन सवालों को मैं एक एक 2-2 लाइन में खत्म कराऊंगा। चलो ठीक है भाई, चलें सवाल की तरफ। अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। ये कॉन्सेप्ट अभी अपने दिमाग में रखो, कुछ सवाल अलग देख लेते हैं। इनके बेस्ड जो कंप्लीट बेस्ड होंगे इन पर सवाल, वो अभी थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। कॉलोजल, मैग्नानिमस, रोबस्ट, अच्छा तीनों एक साथ रटे हुए हैं। कॉलोजल मतलब होता है बहुत बड़ा। फिलैंथ्रोप, अच्छा खूब वोकैबुलरी पेल रहे हो। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि जो मानव के प्रति अच्छा काम करता है। और पूछो, वोकैबुलरी बेटा जितने तुम सबको याद है ना, लगभग उतनी याद होंगी मुझे। चलो ये सवाल देखो एक बार। सवाल ने कहा 24 संख्याओं का औसत है 56, पहली 10, ये उसके जो मैंने समझाया ना उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये, वो अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दिमाग में सेट होने का टाइम दे रहा हूं। ये 4-5 सवाल बीच में करा के फिर वो कंप्लीट उसी के ऊपर हम चलने वाले हैं। पढ़ो एक बार सवाल को। एम्बीडेक्स्ट्रस, स्किल्ड इन बोथ हैंड्स, एब्जेक्ट, एबॉर्टिव, एंथुजियास्टिक, एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। बस करो यार, मैथ देख लो यहाँ पे। इंग्लिश 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 इंग्लिश, मेरे टेस्ट ले रहे हो तुम यहाँ पे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा, बता रहा हूँ। परेशान करोगे ना, 1 घंटा बढ़ेगा आपकी क्लास का। अब करो तुम, मुझे परेशान मत दो यहाँ पे दिमाग। जितना मैं सोच के आया उससे 1 घंटा ज्यादा लेकर जाऊंगा। अब खूब करो तुम परेशान मुझे। देखो 24 संख्याओं का औसत है 56, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7, अगली 11 संख्याओं का औसत 42, अगली 3 संख्याएं यानी कि 22वीं, 23वीं, 24वीं 1/2, 1/3, 5/12 के अनुपात में है। तो 22वीं और 24वीं संख्या का एवरेज क्या होगा? क्या होगा भाई? ये सवाल बड़े अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में आ रहे हैं ये सवाल। देखो उसने कहा 24 संख्याओं का औसत है, हमें क्या करना है? हमें जो ये 3 संख्या है ना, 22, 23, 24, इनका योग निकालना है। क्योंकि अगर इन संख्याओं का योग निकल गया तो फिर इन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमें, फिर तो आराम से हम आराम से सॉल्व कर लेंगे।
है ना। तो यहां आप मुझे बताओ 24 संख्याओं का औसत अगर 56 है तो 24 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 24 गुणा 56। 24 छिक्के 100 कितना होता है, 24 पंजे 120, 24 छिक्के 144, हासिल के 14, 24 पंजे 120 और 14 134। भाई 1344 योग आ गया 24 संख्याओं का। अब उसने कहा पहली 10 संख्याओं का औसत इतना है, तो पहली 10 का योग कितना हो जाएगा, 10 गुणा 71.7 यानी कि 717। अगली 11 का औसत कितना है, अगली 11 का औसत है 42, तो योग कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, हासिल का 2, 11 चौक 44 और 2 46। अब कल ये सवाल ऐसे मैंने आपको कराए थे। आप एक बात बताओ, संख्या कितनी है 24, लेकिन मैंने जो बात करी है वो तो केवल 21 संख्याओं की करी है, 10 और 11 21, यानी कि 3 संख्या अभी भी मिसिंग है। और कौन कौन सी मिसिंग है, 22 23 और 24, 3 संख्या मिसिंग है। तो अगर इन 3 संख्याओं का मुझे योग चाहिए, कौन कौन सी, 22वीं 23वीं और 24वीं, इन संख्याओं का अगर मुझे योग चाहिए तो 10 और 11 21 का योग बताओ, 1179, और 1344 में से माइनस कर दो, 14 में से 9 गए 5 और 13 में से 7 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 165 इनका योग आ गया। बस हो गया सवाल, यहीं तक की ही कहानी है सारी। अब ये 165 आप डेविएशन से भी ला सकते हो, बट जो लोग डेविएशन से पढ़ रहे हैं ना, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेके डेविएशन वाले बच्चों को भी बताता हूं कैसे डेविएशन से इनका योग आएगा। उसने कहा 24 का योग 56 है, पहली 10 का औसत कितना है 71.7, फिर मैं ये रफ कर दूंगा डेविएशन वाला। अगली 11 का औसत कितना है 42, और जो बाकी 3 संख्या है उनका योग निकालना है। पहले औसत देखते हैं, सभी का औसत कितना है 56, इस पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, देखो 56 से कितना ज्यादा है। भाई अगर आप देख रहे होंगे तो ये 56 से कितना ज्यादा है 14, और एक 15.7, और कितनी संख्याओं पर, 10 पर, तो योग में कितना ज्यादा हो जाएगा 157 प्लस का। ये तो कम है सर, 8 6 14, माइनस का 14 कम है, कितनी संख्याओं पर, 11 पर, तो 11 चौके 44, 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, 154 माइनस का। ओवरऑल क्या इफेक्ट है, 157 माइनस 154 कितना आ गया, ये आ गया प्लस का 3। बच्चे अगर यहां प्लस का 3 है, अगर यहां प्लस का 3 है तो इधर कितना होगा, माइनस का 3, इधर माइनस का 3, क्योंकि हमें नेट डेविएशन 0 करना है। और कितनी संख्याओं पर, 3 पर, तो भैया यहां औसत हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि इनका औसत होगा 56 माइनस 1 55। ये 3 संख्याओं का औसत आया 55, तो 3 संख्या का योग कितना होगा, 55 गुणा 3 यानी कि 165। ये डेविएशन है कि 3 संख्याओं का औसत अगर 55 है तो योग कितना हो जाएगा, 55 गुणा 3 165। तो डेविएशन वाले इस तरीके से करेंगे। चलो ये रफ कर दूं अब मैं आपको, ठीक है। अब यहां पर मुझे मिला 22 23 24 का जो योग है 165 मिला। सवाल ने कहा 22 23 24 का जो अनुपात है ना वो कितना है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12। बच्चे अनुपात आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, 2 3 और 12 का एलसीएम होता है 12, और 12 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी यहां भी और यहां भी, तो कितना आ जाएगा, 2 छिक्के 12 6R, आर लगा दो, 3 चौके 12 4R, और 12 एकम 12 5 एकम 5 5R, और तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा 165 के बराबर। 6 और 4 10, 10 5 15, R बराबर 165, R कितना आ गया 11, और R अगर 11 आ गया तो सारी संख्या निकाल दी आपने। भाई पहली संख्या क्या है, 11 छिक्के 66, दूसरी संख्या क्या है 11 चौके 44, और तीसरी संख्या क्या है 11 पंजे 55। क्या पूछा है उसने, उसने कहा 22 और 24 का एवरेज। तो 22वीं संख्या क्या है बच्चे मेरे, ये है 66, और ये कितनी है 24वीं कितनी है 55, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, 121/2 यानी कि 60.5। ये आपका आंसर आ गया। मैं रिपीट करता हूं, डोंट वरी,
यहां तक की कहानी क्लियर है कि 24 संख्याओं का एवरेज 56 है तो योग हो जाएगा 1344। क्लियर है। उसने कहा पहली 10 का औसत इतना है तो पहली 10 का योग निकाल लिया। फिर उसने कहा अगली 11 का औसत 42 है तो अगली 11 का योग निकाल लिया 462। अब मुझे चाहिए वो तीन संख्या जो मिसिंग है। कौन कौन सी? 22, 23, 24। तो मैं करूंगा क्या कि 11 और 10 21 संख्याओं का योग कितना है? 1179। 24 का योग कितना है? 1344। तो अगर मुझे ये तीन संख्या का योग चाहिए तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 165। और मुझे इन तीनों संख्याओं का रेशियो भी दिया हुआ है 1/2 इतना इतना। तो मैंने इनको भैया बना लिया 6R, एलसीएम से गुणा कर दिया 3, 2, 3 और 12 के एलसीएम से सबको। तो ये 6R, ये 4R और ये 5R, तीनों को जोड़ा 165 के बराबर कर दिया क्योंकि योग 165 है। तो R का मान मिला 11। तो फिर तीनों संख्याएं आ गई। तो फिर तो 22 और 24 का एवरेज आपने निकाल दिया 60.5। 11 से क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि बच्चे R का मान 11 है और संख्या मेरी 6R, 4R और 5R है। तो R से गुणा नहीं करोगे। आपने रेशियो चैप्टर की क्लास नहीं की है फिर अभी, आई एम श्योर। ये सवाल करो, क्या 3-4 सवाल हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। 13 संख्याओं का एवरेज है 80। पहली 5 का औसत है इतना, अगली 5 का है इतना, और जो 11वीं संख्या है वो 12वीं से 6 अधिक है। जो 12वीं संख्या है वो 13वीं से 6 कम है। तो 11वीं और 13वीं का औसत बताना है, क्या होगा? करो इसे। डेविएशन से 165 क्यों नहीं आएगा? एवरेज पे 55 नहीं आ गया तीन संख्या का, और 55 तिया कितना होता है? 165 नहीं होता योग। तेरह संख्याओं का औसत 80 है। पहली 5 का औसत इतना, अगली 5 का इतना, और 11, 12, 13 में एक रिलेशन दिया। बच्चे ये वाला रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब पिछले वाले सवाल में तो हमें अनुपात दे दिया 11, 22, 23, 24 का, लेकिन यहां उसने कुछ कहा कि 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है। ये ही बनाना थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। चलो पहले वहां तक पहुंचो तो सही। भाई 13 का औसत है 80, तो 13 का योग कितना हो जाएगा? 13 गुणा 80, यानी कि 13 अट्ठे 104, 1040 13 का योग आ गया। फिर उसने कहा पहली 5 का औसत 74.5, तो 5 का योग कितना हो जाएगा? 74.5, यानी कि 5 पूरे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 सत्ते 35 और 2 37, 372.5 आ गया पहली 5 का योग। अब उसने कहा कि अगली 5 का औसत इतना है, तो अगली 5 का योग कितना हो जाएगा? 5 गुणा 82.5, 5 पूरे 25, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, ये आ गया 412.5। अब आप खुद देख रहे होंगे कि संख्या तो मेरे पास 13 थी, लेकिन बात मैंने 5 और 5 10 संख्याओं की है। तीन संख्या गायब है। कौन कौन सी गायब है? 11, 12 और 13। तो 11, 12, 13 अगर संख्या निकालनी है तो भैया इनको जोड़ो, 5, 5, 10, 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 1 8, 4, 3 7। अगर मुझे कौन कौन सी संख्या चाहिए? 11वीं, 12वीं और 13वीं। तो इनका योग अगर मुझे चाहिए 11, 12, 13 का, तो योग कितना आएगा? 1040 में से 785 माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गए 5, और 13 में से 8 गए 5, और 9 में से 7 गए 2। ये 255 योग आ गया किसका? 11, 12, 13 का। अब 11, 12, 13 में हमें रिलेशन बनाना है। 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, इस बात पे फोकस करना है। इस बात पे फोकस करो। कौन सी बात पे? कि 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है। 11वीं संख्या 12वीं से, किसी एक संख्या को आपको कुछ मानना है। अगर मैं मान लूं 12वीं संख्या आर है,
बच्चे मैं मान के क्या चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि 12वीं संख्या आर है। तो अब इस लाइन से क्या मतलब है कि 11वीं संख्या उससे 6 अधिक है, मतलब कि 11वीं संख्या क्या हो जाएगी, आर प्लस 6। क्या हो जाएगी, 11वीं संख्या हो जाएगी आर प्लस 6। इस लाइन से हमने इतना किया। अब आगे उसने बोला और जो 12वीं संख्या है वो 13वीं से 6 कम है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए की जो उम्र है वो 30 साल है और बी की उम्र है 25 साल, तो ए बी से कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। भाई अगर मैं कहूं बी की उम्र 25 साल है, ए की उम्र 30 साल है, तो ए बी से 5 साल बड़ा है। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, बी ए से 5 साल छोटा है। भाई आप मान लो अपने भाई से 2 साल बड़े हो, तो इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है। तो आप मुझे बताओ, अगर 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, इस बात को मैं ऐसे घुमा के भी तो कह सकता हूं कि 13वीं संख्या 12वीं से 6 ज्यादा होगी। इस बात को जो मैंने बोली है ना, इसको दिमाग में रोटेट करो। कौन सी वाली बात को, इस बात को कि अगर सवाल ने बोला कि 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, क्या इस बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि 13वीं संख्या 12वीं से 6 ज्यादा हो जाएगी। भाई अगर आप अपने भाई से 3 साल बड़े हो, तो ये बात मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि आपका भाई आपसे 3 साल छोटा है। अगर 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, तो 13वीं संख्या 12वीं से 6 ज्यादा नहीं हो जाएगी। 12वीं अगर आर है तो 13वीं कितनी हो जाएगी, आर प्लस 6। आर प्लस 6 हो जाएगी, 12वीं से 6 ज्यादा हो जाएगी 13वीं संख्या, तभी तो 12वीं संख्या उससे कम है 6। अब इन तीनों का योग किसके बराबर कर दूं, 255 के। बस आर का मान निकालना यहां से। यही रिलेशन बनाना ही चैलेंजिंग काम है। जो रिलेशन मैंने बनाया है यही चैलेंजिंग काम है। और जरूरी नहीं आप आर इसको ही मानो, किसी को भी मान सकते हो, कोई सी भी संख्या को मान सकते हो आप आर। आप ये सोच रहे हो सर आपको कैसे पता 12 को ही आर क्यों माना, भैया 11 को मान लो, रिलेशन फिर उस हिसाब से सेट हो जाएगा, अपने आप आंसर सेम आएगा। तो आर आर और आर कितना आया, 3R, 6 और 6 12 बराबर 255। 3R कितना आया, 5 में से 2 गए 3, 25 में से 1 गया 24, तो यहां से R कितना आ गया 81। बच्चे R की वैल्यू अगर 81 है तो उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि 11वीं और 13वीं का औसत। तो 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी, R प्लस 6, यानी कि 87 81 प्लस 6। और 13वीं कितनी हो जाएगी, 81 प्लस 6 87। अरे सेम संख्या है 87 और 87, एवरेज 87 होगा, 87 ही होगा। आप दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, सेम आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, हाँ वही चीज में 2-4 बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर कम दिया है। भैया आप एग्जाम्पल नहीं समझे मेरा। मैंने कहा आप अगर अपने भाई से 4 साल बड़े हो, तो क्या इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपका भाई आपसे 4 साल छोटा है? नहीं कह सकते इस बात को, ऐसे कह सकते हैं। ये हो आप, ये हो आप, इस 12वीं संख्या को आप मानो, ये 13वीं संख्या आपका भाई है। तो अगर आप अपने भाई से, 13वीं संख्या आपका भाई है, आप अगर अपने भाई से 6 वर्ष कम हो, आप अपने भाई से 6 वर्ष कम हो, तो क्या इस बात को ऐसा नहीं कह सकते कि आपका भाई आपसे 6 वर्ष ज्यादा होगा? यानी कि जो 13वीं संख्या आपका भाई है वो आपसे 12वीं संख्या से 6 ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो आपकी अगर मैंने आर मानी तो आपका भाई आर प्लस 6 नहीं हो जाएगा? मैंने रिवर्स लिखा करके, इसको रिवर्स करके लिखा, ठीक है। 255 कैसे आया बच्चे, 1040 में से 785 माइनस किया है 13 संख्या के योग में से, 10 का योग माइनस किया है तो 255 आया है। जो 3 संख्या मिसिंग थी उसको उनको लिया है, ठीक है। अब एक बार आप मुझे बताओ कि मैंने तो यहां 12वीं संख्या को आर माना है, कौन सी संख्या को आर मानूं? उसी से आंसर लाके दिखाऊंगा आपको, उसी से ही आंसर लाके दिखाऊंगा। ये तो मैंने 12वीं को आर माना, दूसरी संख्या को आर इसीलिए मान रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो। किसी को भी आर मान सकते हो, मैंने तो 12वीं को माना क्योंकि वहां से आसान बनी चीजें। आप किसको मान रहे हो? 13वीं को आर मान ले, चलो 13वीं को आर मान लेते हैं, ये 255 है। 13वीं संख्या को आर मान लेते हैं, लेट्स सपोज, आपके कहने से।
फिर 13वीं का रिलेशन यहां से दिया हुआ है, फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये वाला रिलेशन हम बाद में पढ़ेंगे जब 12 का मिल जाएगा। अब उसने कहा कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो 12वीं संख्या तो इससे कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, r-6 होगी कि नहीं, r-6 होगी कि नहीं 12वीं संख्या। अब ऊपर आ जाओ, 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, तो 11वीं जो संख्या होगी वो इससे 6 ज्यादा हो जाएगी, r-6 और इससे 6 ज्यादा कर दो, ये कितनी मिलेगी, r मिलेगी कि नहीं। तो अब मेरे पास तीन संख्या है, r, r-6 और r, तीनों को जोड़ेंगे 3r-6 बराबर 255। 255 तो यहां से 3r कितना मिल गया, यहां से 3r मिल गया 261, तो r कितना मिलेगा, 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21, 87 मिला। r कितना मिला, 87। आपसे क्या पूछा है, पहली और लास्ट की का, भैया ये r का मान 87 है, r का मान 87 है, दोनों का औसत कितना होगा, 87 होगा। 13वीं को मान के भी 87 आया, ओके। तो मतलब किसी भी संख्या को मान सकते हो। चलें अगले सवाल पे आ जाओ, ये सवाल का आंसर बताने की कोशिश करो। सीबीटी 1 देने का तरीका बताओ कैसे सर सवालों को आसान अटेम्प्ट किया जाए टाइम पर, वो पढ़ेंगे बताएंगे बच्चे मैं आपको जब आपकी ना एग्जाम नजदीक आ जाएगा। अभी आप पढ़ो कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, वो हम एग्जाम टाइम पर देखेंगे। मैं टिप्स बताऊंगा आपको बहुत अच्छी अच्छी, आपको विश्वास नहीं होगा। 1 घंटे का पेपर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बच्चे 1 घंटे का पेपर 45 मिनट में भी सॉल्व हो जाता है, कंप्लीट 45 मिनट में सॉल्व हो जाता है। चौबीस संख्याओं का औसत है 65, पहली 11 का औसत 67 है, अंतिम 10 का औसत 70 है। यदि 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम है और 14वीं संख्या 13वीं से 1 अधिक है, तो संख्या है 1 अधिक है, तो 12वीं संख्या और 14वीं का औसत क्या होगा, बताओ। 24 का औसत अगर 65 है तो 24 का योग कितना हो जाएगा, 24 गुणा 65, 24 पंजे 120 हासिल का 12, 24 छिक्के 144, 144 और 12 156, यानी कि ये 24 का योग आ गया 1560। अब उसने कहा पहली 11 का औसत 67 है, तो पहली 11 का योग कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 11 छिक्के 66, 66 और 7 कितना होता है आपका 73, 737। अंतिम 10 का औसत कितना है भाई, अंतिम 10 का औसत 70 है, तो योग हो जाएगा 700। अब मुझे बताओ संख्या मेरे पास 24 है, बात केवल मैं अभी 21 संख्याओं की ही कर पाया हूं, 3 संख्या अभी भी मिसिंग है। कौन कौन सी मिसिंग है, कौन कौन सी मिसिंग है बच्चे, 12 13 और 14 जिनकी बात उसने करी है, 12 13 और 14 की। तो वो संख्या अगर मुझे चाहिए, कौन कौन सी, 12 13 और 14, ये संख्या मुझे चाहिए। तो इन दोनों का योग कितना है, 7 3 और 7 और 7 14। बच्चे 21 संख्याओं का योग है 1437 और 24 संख्याओं का योग है 1560। इसमें से ये माइनस कर दो, तो जो 3 संख्या बची हैं उनका योग आपको मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा भाई, 10 में से 7 गए 3 और 5 में से 3 गए 2 और 15 में से 14 गया 1, यानी कि ये मिला 123। अब 12 13 14 के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है, कंडीशन फिर वहीं आके रुक गई जो हमने पिछले सवाल में पढ़ी। उसने कहा यदि 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम है, स्टार्टिंग से चलो, किसी को भी मान लो, परेशान मत हुआ करो किसको आर माने, जो दिया है ना शुरू में पहली लाइन से ही मान के चलो, कोई हार्ड नहीं है, ये इससे आसान उससे आसान, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कहीं से भी कर लो उसी से आसान हो जाएगा। उसने कहा 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम है, भूल जाओ आगे का कोई सवाल दिया हुआ है, यहीं तक रुक जाओ कि 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम है। तो मैं 13वीं संख्या को कुछ मान लेता हूं, 13वीं संख्या को मैंने आर मान लिया,
तो 12वीं संख्या क्या हो जाएगी, 13वीं से 13 कम हो जाएगी, तो r माइनस 13 हो जाएगी। पहली लाइन में जो दिया है उसी से रिलेशन बनाना शुरू कर दिया मैंने कि 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम है, तो 13वीं को r माना तो 12वीं 13 कम हो जाएगी। अब आगे बढ़ो, उसने कहा 14वीं संख्या 13वीं से 1 अधिक है, तो 13वीं अगर r है तो 14वीं संख्या क्या हो जाएगी, r प्लस 1, 1 अधिक है। बस क्या करना है, जोड़ के इसके बराबर कर दो 123 के, r r r 3r। कौन से सॉन्ग को इस बार ऑस्कर मिला है और उस सॉन्ग का कंपोजर कौन है? नाटू 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 मत करने जाना सब। इस नाटू नाटू सॉन्ग का कंपोजर कौन है, ये सवाल एग्जाम में बनेगा। मतलब इस ऐसे बनते हैं एसएससी में एक सवाल, सीजीएल का बहुत अनुभव है मुझे। नाटू 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 सब जानते हैं, सबने पढ़ा है, इस नाटू नाटू का कंपोजर कौन है? बिल्कुल एम कीरवानी, गुड। देखो आर 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 3r हो गया, तो -13 + 1 क्या होता है, -12। भाई -13 + 1 बराबर 1 2 3, तो 3r क्या हो जाएगा, 12 जोड़ेंगे, 3 2 5, 2 और 1 3, 135। r कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। r आ गया 45। r कितना आ गया, 45। सवाल ने कहा 12वीं और 14वीं का औसत, तो पहले 12वीं संख्या बताओ, वो तो r -13 होती है, तो 45 में से 13 गए कितना जाएगा, 5 में से 3 गए 2, और 4 में से 1 गया 3। और 13वीं संख्या पूछा है ना, 12वीं और 14वीं, सॉरी, तो r + 1 कितना हो जाएगा, 45 और 1 46। बच्चे इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो 32 + 46 और बटे 2, 6 और 2 8, 4 3 7 बटे 2, यानी कि 39। कहीं होगा ऑप्शन में जरूर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के सवालों में, क्यों, ये कर लोगे ना अब तो अपने आप, बता दो तो फिर करके। लगाओ दिमाग इसमें। भाई मजा नहीं आ रहा क्या क्लास में? बढ़िया लग रहा है? अबे बस करो, कीरवानी साहब खुद ही आ जाएंगे यहाँ पे। ऐसे पढ़ा करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सवाल आएगा, इस टाइप से पढ़ा करो। अब जैसे आपसे पूछने लगेगा कि इस बार जो नोबेल मिला है फिजिक्स में, जो नोबेल मिला है, जो जिनको मिला है वो कौन कौन से देश से हैं, ऐसे सवाल आएंगे, कौन कौन से देश से हैं वो। ये स्टैटिक में क्वेश्चन बन के आता है। आठ संख्याओं का औसत है 52, पहली 3 का है 50, अगली 2 का है 54। अब यहां से उसने कौन कौन सी बात कर दी है, 7वीं संख्या छठी से 5 अधिक है, 8वीं संख्या से 2 अधिक है, ये बाद की बात है, पहले यहां तक पहुंचो। उसने कहा 8 संख्याओं का औसत है 52, तो 8 का योग कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41। उसने कहा पहली 3 का औसत 50 है, तो पहली 3 का योग कितना हो जाएगा भाई, 150। आगे उसने कहा अगली 2 का औसत 54 है, तो अगली 2 का योग कितना हो जाएगा, 108। अब देखो संख्या तो मेरे पास 8 थी, लेकिन मैंने तो बात 5 की करी है, मतलब 3 संख्या अब भी मिसिंग है। तो वो संख्या अगर मुझे निकालनी है, कौन कौन सी, 5वीं सॉरी 6ठी 7वीं और 8वीं, क्योंकि उन्हीं का ही जिक्र है सवाल में, तो 6th 7th और 8th, इनका योग अगर मुझे निकालना है तो पहले इन दो का योग देखो, 8 5 और 2। बच्चे 416 में से 258 माइनस कर दो, 16 में से 8 गया 8, और 10 10 में से 5 गए 5, 3 3 में से 2 गया 1। अब 6ठी 7वीं 8वीं का रिलेशन आपको क्रिएट करना है, और वो कहां से, यहां से, कि 7वीं संख्या 6ठी से 5 अधिक है। यहीं पे रुक जाओ, यहीं से रिलेशन बना दो कि 7वीं संख्या 6ठी से 5 अधिक है। अगर मैं 6ठी को मान लूं
आर, तो सातवीं क्या हो जाएगी 5 अधिक आर प्लस 5। जो पहली लाइन है वहीं से रिलेशन क्रिएट किया करो। और आठवीं संख्या से 2 अधिक है, कौन? सातवीं संख्या का ही बात कर रहा है, वो सातवीं की ही बात कर रहा है कि सातवीं संख्या छठी से तो 5 अधिक है और आठवीं से 2 अधिक है। ये सातवीं संख्या की ही बात कर रहा है। जैसे मैं बोलने लगूं कि मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूं और इससे 2 साल बड़ा हूं, तो मैंने अपना ही कंपैरिजन किया कि भाई सातवीं संख्या छठी से 5 अधिक है और आठवीं से 2 अधिक है। इस बात को मैं ऐसा भी कहूं कि अगर सातवीं संख्या आठवीं से 2 अधिक है तो क्या यह कह सकता हूं कि आठवीं संख्या सातवीं से 2 कम होगी? ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो कुछ भी नहीं है सवालों में। अगर मैं ये कहूं सातवीं संख्या आठवीं से 2 अधिक है तो आठवीं संख्या सातवीं से 2 कम हो जाएगी। तो सातवीं तो मेरे पास है और इससे 2 कम कितना? आर प्लस 3। भाई आर प्लस 5 तो सातवीं है और इससे 2 कम कर देंगे तो आर प्लस 3 मिलेगी आठवीं संख्या, कि नहीं? बिल्कुल हाँ। अब ये मत कहना कि सर उसने तो अधिक बोला है तो 5 और प्लस होना चाहिए। मैंने अपोजिट चीज लिखी है कि सातवीं संख्या आठवीं से 2 अधिक है तो आठवीं संख्या सातवीं से 2 कम हो जाएगी। मेरे पास सातवीं संख्या है तो उससे 2 कम आठवीं हो जाएगी। बस जोड़ के इसके बराबर कर दो। 3r प्लस 8 बराबर 158, तो 3r बराबर 150 और r कितना आ जाएगा? 50। आर 50 आ गया तो सातवीं और आठवीं का एवरेज उसने पूछा है। सातवीं और आठवीं का, सातवीं क्या हो जाएगी? आर प्लस 5, 50 और 5 55। आठवीं कितनी हो जाएगी? आर प्लस 3 53। और दोनों का एवरेज कितना है भाई? 55 प्लस 53 और बाई 2। 5 3 8, 2 चौके 8, 54 आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट चेक कर लिया, 5 3 8 है और 2 से काटेंगे 2 चौके 8, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए आपका। कीड बना लोगे क्लास में? बिल्कुल भाई। 5 और 3 8, यूनिट डिजिट को जोड़ा 8, 2 से डिवाइड कर दिया 2 चौके 8, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें। ओके चलो गुड। अब ब्लैंक पेज आया, मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। और नया नहीं है, जो क्लास के शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ा वही है। जो क्लास के शुरू में मैंने आधा पौना घंटा दिया है ना तुम्हें कि किसी के आने से एवरेज बढ़ा घटा बढ़ा, वही है। अब मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। क्लास बिल्कुल बंद रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं 1 मिनट के लिए। पीछे जाओ और 1 मिनट में रिवाइज करके आओ, सारा सारा रिवाइज करके आओ। फिर मैं सवाल शुरू करता हूं। टाइम शुरू होता है अब। हो गया ना रिवाइज? करें, टाइम भी हो गया। चलो अब पढ़ते हैं सवाल को। सवाल को पढ़ो। उसने कहा एक कक्षा में छात्रों का औसत है 45। जब 4 नए छात्र जिनका वजन 42, 36.5, 37.5 और 40 किलोग्राम है, 4 नए लोग हैं, प्रवेश दिया गया तो औसत वजन 0.75 कम हो गया। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अब कितनी है? क्या ये सवाल रिलेट नहीं हो रहा उस कॉन्सेप्ट से जिसमें मैंने कहा था कि 10 लोगों का औसत 20 रुपया है? एग्जिट और एंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने,
ये कौन सा केस है? एंट्री का। एंट्री का है या नहीं भाई? उसने बोला है कि 4 लोग हैं जिनका वजन है 42, 36, 37.5 और 40, कक्षा में प्रवेश दिया गया, यानी कि ये केस है एंट्री वाला। ऐसे याद रखेंगे केस को, सवाल को ऐसे याद रखेंगे कि अच्छा ये एंट्री वाला केस है, तो एंट्री वाला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर वो एंट्री कर रहे हैं, ज्यादा लेकर आ रहे हैं तो औसत बढ़ेगा, कम लेकर आ रहे हैं औसत घटेगा। एग्जिट वाला केस अलग था। अब यहां देखो, उसने कहा एक कक्षा में छात्रों का वजन है 45। अब कितने छात्र हैं आई डोंट नो, 45 वजन है, दैट्स इट, इतना एनफ है। एवरेज कितना है? 45। अब सामने देखते रहना, इतनी आसान कैलकुलेशन बन जाएगी आपकी। 45 एवरेज कितना है बच्चे? 45, यानी कि कमरे में बैठे लोग हैं कुछ, उनका एवरेज है 45। अब 4 लोगों को एंट्री दी गई है, 4 लोग मान लेता हूं मैं, ए बी सी डी, और इन 4 लोगों को एंट्री दी गई है जी, कक्षा में एंट्री दी गई है, 4 लोगों को प्रवेश किया गया है। अब इनका वजन कितना कितना है एक बार लिखना। 4 लोग हैं, इसका औसत वजन 42, इसका औसत वजन 36.5, इसका औसत वजन 37.5 और इसका औसत वजन 40। लेकिन एंट्री होने से पहले गार्ड बैठा है गेट पे, बैठा है कि नहीं गार्ड? गार्ड ने कहा कितना कितना वजन लेकर आए हो, तो भैया औसत था 45। ये केस है एंट्री वाला केस, एंट्री वाला केस है। तो एंट्री वाला केस है, तो अगर ये औसत के ऊपर कुर्सी डाल के बैठ जाओ 45 के ऊपर, और देखो ये 45 से कम लेकर आ रहा है या ज्यादा। आपने 45 के ऊपर कुर्सी डाल के बैठे, आपने देखा सर ये तो कम लेकर आ रहा है, तो -3 कर दो। कितना कम है? -3, क्योंकि ये कम लेकर आ रहा है, और कम लेकर आ रहा है तो -3। दूसरे वाले बंदे को देखो, 45 पे आप कुर्सी डाल के बैठे हो, आपने देखा 36, कितना कम लेके आ रहा है? कितना कम लेके आ रहा है? 5 3 8, -8.5। यस और नो? भाई 45 आप कुर्सी डाल के बैठे हो, कमरे में 45 है औसत। अब जो 4 लोग आए हैं, इनका चेक इन हो रहा है, चेक इन होता है ना गेट पे, चेक इन हो रहा है, कितना कितना ज्यादा है कम लेकर आए हैं। तो ये 45 से कम लेकर आया -3, ये भी 45 से कम लेकर आया -8.5, ये भी 45 से कम लेकर आया, कितना? 7.5 कम लेकर आया है, तो -7.5, -7.5। ये भी 45 से कम लेकर आया है, तो -5। ये सारे के सारे कम लेकर आए हैं। क्या औसत बढ़ेगा या घटेगा? सर कम होगा, और उसने बोला भी है कि औसत वजन 0.75 कम हुआ है। अब ये तो इतना इतना कम लेकर आए हैं, ओवरऑल इफेक्ट कितना है? -3, -8.5, -7.5, -5। इन सबको जोड़ दो क्योंकि सबके साथ माइनस लगा हुआ है, तो ओवरऑल कितना? 8 7 15 1 16, 3 18, 18 और 5 23। ये 23 लेकर आए हैं कम। 5 3 8, 8 8 16, 16 और नहीं सॉरी 8 7 15 और 1 16, 16 5 21 और 1 24, -24। ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ा -24, -24 कम लेकर आए हैं ये, और इसकी वजह से औसत जो है वो 0.75 कम हुआ है। औसत वजन कम हुआ है, यानी कि जैसे ही ये कमरे में एंट्री करेंगे तो भैया सबका औसत डाउन हो जाएगा, सब इनको डोनेट कर देंगे। तो अगर मुझे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या चाहिए तो मैं क्या करूंगा? कितने की कमी है? टोटल 24 की कमी है, और कितने लोगों पर कमी है वो निकालने के लिए औसत में कितनी कमी आई है 0.75 से डिवाइड कर दूंगा। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास है 50 टॉफी, मेरे पास 50 टॉफी है, मैं हर एक बच्चे को 2 टॉफी दे सकता हूं, तो क्लास में कितने बच्चे होंगे? मेरे पास 50 टॉफी हैं, मैं हर बच्चे को, एक बच्चे को 2 टॉफी देता हूं, क्लास में मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, मेरे पास 2 चीज है कि 50 टॉफी हर बच्चे को 2 पूरी तरह दे दी जाएंगी। तो संख्या अगर पता करनी हो तो 50 बटे और एक बच्चे को कितनी टॉफी दी है 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 25, यानी कि उस कक्षा में 25 बच्चे होंगे। मैंने वही तो डिवाइड किया कि 24 की कमी आई, और एक छात्र पे कितने की कमी आई है? एक छात्र पे, सर वो तो 0.75 की। तो अगर छात्रों की संख्या निकालनी है तो 24 को 0.75 से डिवाइड कर दो।
तो ये कितना आएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर 100 चला जाएगा भाई, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24 और 8 चौके 32। कितने स्टूडेंट हैं कक्षा में, 32। आ गया सभी का 32, 25 है क्या, 8 7 15 1 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, सही तो है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, ओके। 32 लोग। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भैया पहले आरंभ में कितने लोग थे, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं आरंभ में कितने लोग थे, तो आप क्या कहेंगे? आरंभ में। ये तो उसने अब पूछा है, अब तो 32 बिल्कुल सही जवाब है। अगर मैं कहूं आरंभ में कितने लोग थे, आरंभ में कितने थे, तो इस 32 में से जो आपका 32 आया है ना, इसमें से ये 4 लोग घटा दो जो 4 आए हैं। सर ये आरंभ में 28 लोग थे। मजा आया? क्या करना है, वही एंट्री वाला केस कि कितना 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 कम है, ओवरऑल 24 की कमी, एक बच्चे पर इतने की कमी, डिवाइड कर दिया। अब इसी सवाल को आप किसी बुक में उठाकर देखना और इसका सॉल्यूशन देखना आप कितना बड़ा होगा। मैं कह रहा हूं बंद कर दोगे बुक को, आप ये सवाल करो। हाँ, ये मीन्स पर्पस का सवाल है, ये जो सवाल है ना, ये मीन्स पर्पस का सवाल है, बिल्कुल सही। किसी कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत है 68.5। यदि 4 नए छात्र कक्षा में आए हैं, ये भी एंट्री वाला केस है, ये भी एंट्री वाला केस है। सवाल ने कहा 4 छात्र कक्षा में आए हैं जिनका वजन क्रम से 72.2 kg, 70.8, 70.3 और 66.7 है, तो सभी छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन, सेम क्वेश्चन, बस यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि चीजें पॉइंट में, दशमलव में दी हुई है। करो, देखो भाई, कुछ छात्रों का वजन कितना है, एवरेज 68.5। एंट्री वाला केस है ना, कक्षा में लोग आए हैं, तो एंट्री वाला केस है। अभी एग्जिट वाले केस के भी सवाल कराऊंगा, डोंट वरी, एग्जिट वाले भी कराऊंगा। अभी ये एंट्री वाला केस है, एंट्री वाला केस है। अब ये एवरेज है, हमें कुर्सी डाल के किस पे बैठना है, एवरेज पर। ऐसे मत करना कभी फोन पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ। तो ये 4 लोग हैं ए बी सी डी। सर बेवकूफ समझे हो का हमको? नहीं समझे हैं जी, ऐसे ही। चलो 4 लोग हैं, औसत कितना है 72.2, 70.8 और 70.3 और फोर्थ का 66.7। अब देखो बच्चे इसको घटाने, अब देखो आप ना घबरा जाओगे, सर दशमलव में कैसे देखें? भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, दशमलव भी कोई चीज है, भूल जाओ कि दशमलव नाम की भी कोई चीज है। आप मान के चलो ये 685 है, ये 722 है, ये 708 है, ये 703 है, ये 662 है, ये रख लो। अब आप आराम से घटा लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पॉइंट बाद में लगाते रहेंगे एक एक संख्या पीछे। भाई इनकी भी एंट्री की गई है, इनकी भी एंट्री की गई है ग्रुप में, तो आप कुर्सी डाल के बैठे हो 685 पर, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप कुर्सी डाल के बैठे हो 685 पर और 722 आता है, गार्ड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि भाई औसत था 685 और ये तो 722 लेकर आया है, यानी कि इसके आने से औसत बढ़ेगा। ये औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है, औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है। कितना ज्यादा? 685 से 722 हुआ है, कितना ज्यादा है भाई? 15, 15 और 22 कितना होता है? 37, प्लस का 37 और एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो तो प्लस का 3.7। अब बी की एंट्री, बी का चेक इन होता है, बी का चेक इन होता है तो 685 पर आप कुर्सी डाल के बैठे हो 708, अरे ये भी ज्यादा है, इसके आने से भी औसत बढ़ेगा। तो 15 और 8 कितना? 23, 2.3 इसके आने से बढ़ेगा। इसको देखो, इसकी चेक इन कराओ, ये 703 है, ये 685 है, इसके आने से भी औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 15 और 3 18, 1.8। इसको देखो, अरे भाई 685 से 662, इसके आने से तो औसत
घटेगा, क्योंकि ये कम लेके आ रहा है, 685 से 662 लेके आ रहा है। कितना? माइनस का। कम करिए तो आएगा 18। 18 है कितना? 5 में से नहीं, 18 नहीं, कितना कम लेके आ रहा है भाई? इसमें से ये घटाओ, 5 में से 2 गए 3 और 8 में से 6 गए 2, माइनस का 2.3 लेके आ रहा है। ओ सॉरी, 18 5 23, हाँ सही है, माइनस का 2.3 ये लेकर 66.7 है ना? अच्छा 7 है, ठीक है ठीक है ठीक है, 7 है, ये 7 है बच्चे। तो कितना कम लेके आ रहा है भैया ये? 1.8, 13 और 5 18, 1.8। ठीक है ठीक है, कर दिया कर दिया, 66.7 कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल इफेक्ट कितना है भाई? ये प्लस का 18 माइनस का 18, ये तो कट गए आपस में। देखना ओवरऑल इफेक्ट देख रहा हूं मैं अब, ओवरऑल इफेक्ट। मैंने कहा प्लस का 18 माइनस का 18, ये तो कट गए। यहां प्लस प्लस के हैं तो 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 6। सर ओवरऑल इफेक्ट पड़ा है प्लस के 6 का। ओवरऑल इफेक्ट कितने का पड़ा है? प्लस के 6 का ओवरऑल इफेक्ट आया है, प्लस का। और इसकी वजह से 300 ग्राम बढ़ा है, इस 6 की वजह से 300 ग्राम बढ़ा है। तो भाई कितने लोग अब प्रेजेंट में होंगे? 6 केजी है ना, और 6 केजी को अगर मैं ग्राम में बदलूंगा तो 6000 ग्राम हो जाएगा। और एवरेज में कितना बढ़ा है? 300 ग्राम। तो 300 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा? 20। बच्चे 20 तो अब हैं, प्रेजेंट में है। उसने क्या पूछा? आरंभ में। बात पे ध्यान रखना, आरंभ में कितने थे? तो आरंभ में निकालना है, आरंभ में निकालना है। तो इस 20 में से ये 4 लोग हटा दो जो नए आए हैं, यानी कि आरंभ में कितने थे? 16। क्लियर है? आगे चलें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अब यहां एंट्री और एग्जिट दोनों केस पढ़ते हैं। एंट्री और एग्जिट दोनों केस का पढ़ते हैं यहां पर। बताओ, पढ़ो सवाल को आराम से। एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत है 39, उसमें से 7 जिनका औसत 40 केजी है कक्षा छोड़ देते हैं, ये एग्जिट करके गए हैं 7 लोग। और अन्य 7 लोग जिनका औसत 54 है वो कक्षा में शामिल हो जाते हैं। 7 लोग गए और 7 लोग आए, एंट्री और एग्जिट दोनों केस हैं। तो बताओ कक्षा का नया औसत क्या हो जाएगा? कक्षा का नया औसत क्या हो जाएगा? बताओ। टाइम पे नजर डालिए, टाइम पे नजर नहीं है बच्चे, आज सैटरडे है और सैटरडे इज माय डे। आज क्लास लंबी जाएगी, तो जिनको लग रहा है कि टाइम हो गया है आप जाइए, कल संडे है, बची हुई क्लास को कल कंटिन्यू कर लेना। जिनको जाना है वो जा सकते हैं। यहाँ क्लास है आपकी एप्लीकेशन पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 10 बच्चे भी देखेंगे तब भी क्लास इतनी एनर्जी से ही जाएगी, आप बाद में ही देख सकते हैं क्लास को। देखो 49 छात्रों का औसत है 39, कितना? 49 स्टूडेंट है, 49 का एवरेज कितना है बच्चे? 49 का एवरेज कितना है? एवरेज है 39। अब एंट्री और एग्जिट दोनों हुए हैं। क्या क्या हुआ है? एंट्री भी हुई है और एग्जिट भी हुआ है। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, एंट्री और एग्जिट दोनों। सवाल ने कहा कि 7 लोग हैं जिनका औसत भार 40 है, वो कक्षा छोड़कर गए हैं, एग्जिट वाला केस। यानी कि 7 लोग हैं जिनका औसत कितना है? 40 है, और वो एग्जिट करके गए हैं। एग्जिट के केस पर मैंने क्या बताया था आपको? याद रखो, विजय माल्या और नीरव मोदी की कहानी जो मैंने सुनाई थी, कि अगर औसत से ज्यादा लेकर जा रहे हैं तो भैया माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि वो हमारे देश का धन लेकर गए हैं। और अगर औसत से कम लेकर जा रहे हैं, मतलब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, तो प्लस लगेगा। औसत है मेरा 39, एग्जिट हुई है 7 लोगों की,
कितना लेकर गए हैं? 40। ये विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग हैं कि हमारा इनका जो पैसा था 39 रुपए था देश में अपना खुद का, लेकर कितने गए हैं? 40। तो क्या 1 रुपया ज्यादा लेकर गए हैं, तो इनकी वजह से माइनस होगा एवरेज। और कितने लोग हैं ऐसे? 7 लोग हैं, तो टोटल कितना एवरेज कम हो जाएगा? -7। एग्जिट के केस में अगर ज्यादा लेकर जाते हैं तो माइनस हो जाता है, क्योंकि वो अपने पैसे से ज्यादा हमारे देश से लेकर गए हैं, तो -1, क्योंकि -1 ज्यादा लेकर गए हैं। और कितने लोग हैं ऐसे? 7 लोग हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा -7। अब एंट्री वाले केस पे आ जाओ। एंट्री वाले केस पे नजर डालना जरा। अन्य 7 लोग जिनका औसत है 54, वो कक्षा में शामिल हो जाते हैं। बच्चे 7 लोग हैं जिनका औसत है 54। एंट्री के केस में कंडीशन चेंज हो जाती है। यहां लोग आ रहे हैं ग्रुप में, हमारे देश में बाहर से रहने आ रहे हैं लोग, तो हमारे देश में 39 रुपए एवरेज है और वो 54 लेके आ रहे हैं। तो क्या अगर वो 54 रुपए लेकर आ रहे हैं तो हमारे देश का एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? भाई 39 रुपए हमारे देश का औसत है और ये बाहर से लोग आए 54 रुपए लेकर, तो क्या औसत बढ़ा या घटा? एंट्री के केस में सर बढ़ेगा। कितना? 15 बढ़ा है औसत। और ऐसे कितने लोग हैं सर? 7 लोग हैं, तो प्लस का 105। ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे तो प्लस का 105 माइनस का 7, तो कितना आया? प्लस का 98। कितना आया बच्चे? प्लस का 98 आया। ये तो योग में आया है। अगर मैं औसत में देखूं प्लस कितना हुआ है औसत में? सर 98 बटे और कितने लोग हैं? 49, क्योंकि 7 गए 7 आए, संख्या तो 49 ही रहनी है, बटे 49, यानी कि औसत में प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारा नया औसत कितना होगा? नया औसत पूछा है, तो नया औसत कितना हो जाएगा बच्चे? पुराना कितना था? 39 और 2 प्लस कर दो 41। कितना हो जाएगा? 41 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? गुड। 15 नहीं 5 होगा 5 क्यों होगा? 54 में से 39 घटाओगे तो 5 आता है। वाह मेरे इंस्पेक्टर, वाह मेरे इंस्पेक्टर, तुम्हारे कंधे पर 6 स्टार नहीं 12 स्टार लगेंगे। यहां तक, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 स्टार लगेंगे। इधर 6, इधर 12 स्टार लगेंगे। 54 में से 39, 4 5 कह रहे हो ना आप, तो 12 स्टार के लायक हो आप। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। एक बार रिपीट करूं? चलो रिपीट कर देता हूं। भाई एक बात देखो, 49 लोग हैं, एवरेज है 39। मैंने एग्जिट और एंट्री का केस पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, जिनको पढ़ा है उनको समझ में आएगा ये। जिन्होंने पढ़ा है, 7 लोग हैं, औसत है 40, कक्षा छोड़कर गए हैं, कक्षा छोड़कर गए हैं। तो आप मुझे बताओ, 7 लोग हैं, औसत है 40, अगर वो 39 हमारा एवरेज है और वो 40 लेकर जा रहे हैं, तो ज्यादा लेकर जा रहे हैं, हमारे देश से पैसा लेकर जाएंगे, वो अपना पैसा था 39 उनका, वो 40 लेके गए, तो क्या 1 रुपया ज्यादा लेकर गए? कितने लोग हैं? 7, तो उनके जाने से 7 औसत कम होगा हमारा, क्योंकि वो ज्यादा रुपए लेकर गए हैं। एंट्री का केस क्या है? 7 लोग हैं, एवरेज 54 है, वो शामिल हुए हैं, तो 39 एवरेज था, 54 रुपए लेकर आए हैं, तो कितना ज्यादा लेकर आए हैं? 54 में से 39 जाएगा, 15 ज्यादा लेकर आए हैं। और कितने लोग हैं? 7, तो कितना ज्यादा लेकर आए हैं? वो 105। ये 7 कम ये इनकी वजह से 7 औसत घटा और इनकी वजह से 7 बढ़ा, तो ओवरऑल इफेक्ट देखा तो 98 बढ़ा है प्लस का। औसत में कितना बढ़ेगा? 98 बटे 49 छात्र हैं, प्लस का 2। जो 39 एवरेज था वो 2 से बढ़ जाएगा, 41 हो जाएगा नया एवरेज। करो इसे देखो, उसने कहा एक शिविर में कुछ बच्चे हैं और उनका औसत है 40। 36 किलोग्राम औसत वाले 5 बच्चे शामिल होते हैं, एंट्री हुई है, और 43.2 औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़कर गए हैं, एग्जिट हुई है।
दोनों ही मामलों में बच्चों का औसत बराबर है। ये सवाल अलग है और ये अल्टीमेट सवाल है। दोनों ही मामलों में बच्चों का औसत बराबर है। ये अल्टीमेट, ये पिछले वाले सवाल की तरह मत कर देना इसको, यहां केस चेंज हुआ है। तो शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे थे? बताओ। देखो उसने कहा एक शिविर में कुछ बच्चे हैं, उनका एवरेज है 40। 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं और 43.2 औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़कर चले जाते हैं। दोनों ही मामलों में औसत वजन बराबर रहता है, यानी कि जो लोग आए तब जितना औसत हुआ, जब लोग छोड़कर गए तब कितना औसत बचा, दोनों बराबर है, वो इक्वल करना है। मैं मान के चलूंगा कि बच्चे शिविर में जो बच्चों की संख्या है ना, शिविर में बच्चों की संख्या जो नंबर है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो ए है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैंने ए मान लिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है ए। अगर औसत 40 है तो उनका योग कितना हो जाएगा 40a। औसत को संख्या से गुणा कर दिया मैंने 40a। अब हुआ क्या, 36 किलोग्राम औसत वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल हुए। 36 वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल हुए तो कितना योग ऐड हुआ है? अगर 36 औसत वाले 5 बच्चे हैं तो कितना ऐड हुआ है शिविर में? 36 गुणा 5। और इनका औसत कितना हो जाएगा नया? भाई संख्या थी पहले ए, 5 बच्चे और आ गए हैं तो कितना औसत हो गया है? a + 5। भाई पहले मैंने योग निकाला कि 40 औसत वाले ए स्टूडेंट थे तो योग आया 40a। 36 औसत वाले 5 बच्चे आ गए हैं तो 180 ऐड हो गया है और इतना योग है। औसत कितना है? बटे कर देंगे a + 5। अब दूसरी कंडीशन में उसने बोला है, दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि 40a योग है और दूसरे केस में हुआ है कि 43.2 kg वाले 5 बच्चे शिविर छोड़कर गए हैं तो यहां माइनस होगा। क्लास रुक गई? क्लास रुकी है क्या बच्चे? बताना क्लास रुकी है क्या? हम सब करके बताओ अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो। अच्छा क्लास ठीक है यार, तुम्हारी क्लास रुकी है। तुम कमेंट पे, एक बच्चा कमेंट पे कमेंट कर रहा है 15-20 क्लास रुक गई, क्लास रुक गई, क्लास रुक गई। बेटा आ जाऊंगा कैमरे में घुस के वहीं पे, फ्लो तोड़ोगे तो। देखो यहां a + 5 क्यों किया? क्योंकि ये नई संख्या बन गई है अब कि a स्टूडेंट पहले थे, 5 बच्चे और आ गए हैं तो टोटल कितने हो गए? a + 5। औसत देखना था, योग ये निकल गया, बटे संख्या कर दी तो औसत आ गया। सेकंड केस में 43.2 kg वाले 5 बच्चे छोड़कर गए हैं तो 43.2 गुणा 5 इतना माइनस होगा। और अब संख्या कितनी हो जाएगी? a अगर स्टूडेंट है तो 5 लोग छोड़कर गए हैं तो a - 5 ये होगी। और दोनों केस में औसत बराबर है तो दोनों केस में एवरेज मैंने इक्वल कर दिया। दोनों केस में ये औसत ये निकाला, ये औसत निकाला जब बच्चे ऐड हुए, ये औसत निकाला जब वो छोड़कर गए।
तो दोनों केस में औसत बराबर हो गया। यहां से ए का मान निकालना है, तो वही आपका आंसर है। अच्छा, ये क्लास बंद करवाना चाह रहे हैं? क्लास तो बेटा बंद नहीं करूंगा मैं अभी, अभी तो चलेगी क्लास आपकी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऑप्शन से रख लो। भाई ये कितना है, 40A प्लस 180 बटे A प्लस 5 बराबर 40A माइनस 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 चौके 20 और 1 21 और बटे A माइनस 5। भाई आपके पास ऑप्शन है, या तो ए का मान ऑप्शन से उठा के रखो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा 5 सेकंड के लिए बफ हुआ था, ठीक है कोई नहीं। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए की मल्टीप्लाई इसमें होगी 40A स्क्वायर, फिर ए की मल्टीप्लाई इसमें होगी 180A, फिर इसकी इसमें होगी माइनस 200A, इसकी इसमें होगी 18 पंजे 90 माइनस का 900 बराबर, इनकी गुणा इसमें करो 40A स्क्वायर माइनस 216A, और फिर की इसमें करेंगे 4 पंजे 20 200A, और 5 की इसमें करेंगे माइनस 16 पंजे 80 2 पंजे 10 1080। 40A स्क्वायर से 40A स्क्वायर कट गया, 180 माइनस 200 कितना है, माइनस का 20A माइनस 900 बराबर 200 माइनस 216 माइनस का 16A और माइनस 1080। अब ये प्लस का 20 उधर जाएगा, प्लस का 20 उधर ले जाओ तो 16 में से घटेगा 4A बराबर 1080, इधर आके प्लस होगा तो 180। ए कितना आ गया 45, कितना आ गया 45। ठीक है, ए का मान कितना आया 45। नेक्स्ट चलते हैं। भाई ये सवाल आप खुद करना, आप ये सवाल ना मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, तो खुद करेंगे आप सवाल। सेम क्वेश्चन है, एग्जिट और एंट्री वाला सवाल है, वही चीज पूछ रहा है जो मैंने आपको सवाल में बताई है। तो ये वाला सवाल ना अब मैं आपको देता हूं टेलीग्राम के लिए। सेम क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो। किसी समूह में एक निश्चित छात्रों की संख्या की औसत ऊंचाई इतनी है, 150.5 वाले 12 छात्र समूह में शामिल हुए, एंट्री हुई है, 159 वाले 7 छात्र समूह छोड़कर गए, एग्जिट हुआ है। तो उसने कहा समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई 34 mm कम हो जाती है, तो बताना है प्रारंभ में कितने छात्र थे। लेकिन ध्यान रखना ये सेंटीमीटर और mm की बात कर रहा है, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10, ध्यान रखना इसको। तो चलिए अब चलता हूं मैं आपको एक बढ़िया से सच्ची कॉन्सेप्ट पे और सवालों पर लेकर। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है जो मैंने आपको क्लास में शुरुआत में बताया था, जो क्लास की शुरुआत में बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक बार पढ़ के और बताएंगे सवाल को। अब आसान सवाल है, अब सारे के सारे आसान सवाल हैं, बिल्कुल 1 लाइनर 2 लाइनर है, ये कॉन्सेप्ट वही है। और एक एक मैं कह रहा हूं कोई कैलकुलेशन ही नहीं है सवालों में, बहुत कम छोटे छोटे सवाल है, मजा आएगा इनको करने में आपको। ध्यान रखना है जो शुरू में 3 केस पढ़ाए थे, एंट्री और एग्जिट वाले से पहले जो पढ़ाए थे, कि अगर ई की एंट्री होती है वो ज्यादा लेकर आ रहा है, ई की एंट्री होती है वो कम लेके आ रहा है, ई की एंट्री होती है और वो एवरेज जितना ही लेकर आ रहा है, वो तीनों केस जो पढ़ाए थे वो उसके ऊपर अब सवाल है। ये करना है तो एक बार रिवाइज कर लो पीछे जाके। 4 भाइयों की औसत आयु इतनी है, यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो पिता की उम्र क्या होगी बताओ। मैं बेसिक से भी कराता चलूंगा साथ के साथ, और ट्रिक से भी, जो वो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया था उससे भी बताता चलूंगा, दोनों से करते चलेंगे। 4 भाइयों का औसत है 15 वर्ष। बच्चे 4 का औसत अगर 15 वर्ष है तो 4 का योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा 15 यानी कि 60। 4 का औसत अगर 15 है तो 4 का योग कितना हो जाएगा 60। अब इसमें उन्होंने फादर को भी ऐड कर लिया, तो 60 प्लस एफ कितने लोग हो गए हैं, अगर 60 लोग
60 योग है 4 लोगों का, 15 चौके 60, और फादर साहब को भी ऐड कर लिया तो प्लस का एफ बराबर कितने लोग हो गए? 4 तो ये थे और एक पिताजी, 5 लोग हो गए हैं। औसत 5 वर्ष बढ़ गया है भाई। औसत पहले कितना था? 15, अब कितना हो गया है? 19, और कितने लोग हो गए हैं? 5। तो इधर का योग इधर के योग के बराबर कर दो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 4 का औसत है 15, तो 4 का योग हो जाएगा 15 चौके 60। फादर साहब को भी ऐड किया प्लस का एफ, और अब लोग कितने हो गए हैं? 5, और 5 लोगों का औसत 5 बढ़ गया है। 15 से 5 बढ़ेगा तो 15 और 5 20 हो जाएगा, सॉरी 20 होगा। तो कितना योग हो गया? 100 बराबर 60 प्लस एफ। एफ कितना आ गया? 40। ये उनके पिताजी की उम्र आ गई। पिताजी की उम्र आ गई 40। अब इसे देखते हैं ढंग से। भाई 4 लोगों का औसत है 15, वही कॉन्सेप्ट। पिताजी आए ग्रुप में, अगर पिताजी भी 15 साल के ही होते, ये मत सोचना कि सर ये पॉसिबल कैसे है, ये कैसे है, टेक्निकल सोचो ही मत, जो पढ़ा है उसके हिसाब से सोचो। 4 लोग हैं, उनकी औसत उम्र है 15, पिताजी भी 15 साल के ही होते, क्या औसत पर कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि सबका औसत 15 था। पिताजी भी अगर 15 साल के ही होते तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केस नंबर 1 जो पढ़ाया था। केस नंबर 2 पढ़ाया था कि पिताजी के आने से अगर औसत बढ़ा है, मतलब पिताजी औसत से ज्यादा लेकर आए होंगे। केस नंबर 2 मैंने कहा कि अगर औसत पिताजी के आने से औसत बढ़ा, मतलब वो औसत से ज्यादा लेकर आए होंगे। और कितना ज्यादा लेकर आए होंगे? औसत है 15 प्लस और 5 औसत बढ़ा है कितने लोगों का? भाई 4 तो ये और एक पिताजी, 5 लोगों का। तो इतना वो ज्यादा लेकर आए होंगे, इतना ज्यादा लेकर आए होंगे पिताजी। ये 15 तो औसत जितना उन्होंने अलग रख दिया, और इतना एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे जो उन्होंने सब में आपस में बांट लिया होगा। तो कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40। ये बताओ, पिताजी और उनके 5 बच्चे की उम्र है 10 वर्ष औसत। कितने लोग हैं? 5 बच्चे हैं और एक फादर साहब हैं, 6 लोग हैं। और 6 लोगों की औसत अगर 10 है तो 6 लोगों का योग कितना हो जाएगा? 60। अब उसने कहा पिताजी चले गए बाहर, पिताजी को हटाया माइनस एफ, लोग कितने बचे हैं? 5। पिताजी गए हैं इस बार, लोग बचे हैं 5। औसत 6 वर्ष कम हो गया, यानी कि जो 10 वर्ष था वो कितना बचा है औसत? जो 10 वर्ष औसत था वो घट के 6 कम हो गया है, तो 4 बचा है। लोग कितने बचे हैं? केवल 5। तो पिताजी कितने उम्र के रहे होंगे? 60 माइनस 20 यानी कि 40। 40 साल के पिताजी। ओके, 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आप उस कॉन्सेप्ट के टाइम पे थे। मैंने कहा कि जब ई की एंट्री हुई और वो ज्यादा लेकर आया, तो औसत जितना तो उसने अलग रख दिया, और उसने कहा कि भाई मेरे पास 5 रुपए ज्यादा हैं, और उस 5 को फिर सबने बांटा आपस में। ये वही केस है। ठीक है, ट्रिक से तो आप कर लेंगे इसे, है ना भाई। 10 से कितना ज्यादा लेकर आए हैं? 6 पंजे 30। आप मुझे बताओ, अब 10 वर्ष ये है, पिताजी के जाने से अगर औसत कम हो रहा है, एग्जिट ले रहे हैं पिताजी अब, तो पिताजी अगर एग्जिट ले रहे हैं और 6 कम हो रहा है, यानी कि सबके पास से 6 पिताजी लेकर गए होंगे, सबके पास से 6 लेकर गए होंगे। तो कितना ज्यादा लेकर गए होंगे पिताजी? 5 बच्चे हैं और सबके पास से 6 लेकर गए हैं, तभी तो सबकी 6 कम हुई है भाई। सबके पास से 6 लेकर गए हैं, तो 6 गुणा कितने बच्चे हैं? 5, तो कितना आ जाएगा? 40। दिमाग में बस 2 चीज ध्यान में रखनी है, एग्जिट हुई है, एंट्री हुई है। रटोगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं साथ के साथ ये भी बताता चल रहा हूं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट इसे अपना बेसिक मेथड तैयार कर सको। इस पे आ जाओ, बताओ जल्दी से।
5 सदस्य वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु है 24। यदि परिवार में सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, सबसे छोटे की, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी? बताओ। भाई रोक दे क्लास को यार। आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बेस करो, बेस करो, बेस करो। जब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर क्या करें, क्लास को बढ़ा के कल कर लेंगे। कल संडे है, मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको और देनी है बच्चे, 25 तारीख से CHSL का हम लोग बैच चलाने जा रहे हैं। तो पूरी बात सुनिए ना, परचेज नहीं करना आपको। तो CHSL वाले जो बच्चे आएंगे उनको भी अर्थमेटिक में ही पढ़ाऊंगा। तो 25 तारीख से 7 बजे ही वो लोग भी आपके साथ जुड़ के ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो 25 तारीख से परसेंटेज चैप्टर में शुरू करूंगा। ओके, परसेंटेज चैप्टर 25 से शुरू करूंगा, तो वो परसेंटेज से जुड़ेंगे हमारे साथ और फिर वो आगे चलेंगे। तो 25, 26, 27 3 दिन ये क्लास रहेगी, यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी, दोनों पे रहेगी। तो देख लेंगे कहाँ क्लास को रखना है। एप्लीकेशन, यूट्यूब दोनों पे रखवा दूंगा मैं क्लास। तो यूट्यूब पर उनके लिए डेमो हो जाएगी, CHSL वालों के लिए 3 दिन बाद वो भी आपके साथ साइड में बैठ के क्लास में कर लेंगे क्लास को, है ना। लेवल हमारा वही रहेगा जो चल रहा है, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है भाई, वो बच्चे आ रहे हैं, एडजस्ट उनको करना है, वो करेंगे, तभी वो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। मैं डेमो में उनको बता दूंगा कि क्या लेवल हमारा क्लास में चल रहा है, आपकी वजह से हमारा लेवल डाउन नहीं होगा, ये मैं उनको क्लियर कर दूंगा पहले, डोंट वरी उसके लिए। तो 25 से हम परसेंटेज शुरू करेंगे। बात आती है सर मंडे से लेकर 25 तक क्या करेंगे? फिर मंडे से एक नया चैप्टर शुरू होना है। 3 दिन में ऐसा कोई चैप्टर कंप्लीट भी नहीं हो सकता है। तो मंडे से और 25 तक हम करेंगे DI चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। 3 दिन में DI कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 3 दिन में DI कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो फिर 25 से परसेंटेज और उनको भी साथ में बैठा लेंगे फिर हम अपने, है ना। तो ये क्वेश्चन दे देता हूं और अभी 20 एक क्वेश्चन बचे हुए हैं। कल की 1 घंटे की क्लास कराऊंगा मैं शाम को, ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटे नहीं, 1 घंटे क्लास कराऊंगा और कल कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, सर बेस्ट करो, सर खाना खाना है, सर में दर्द हो गया, सर नेट खत्म हो गया। मैं तब भी कमेंट की तरफ देख रहा हूँ, मुझे 2-4 कमेंट मिल ही रहे हैं। तो अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है। तो ये क्लास, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए डाल देता हूँ और कल फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।